बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। 27वीं तरमीम सेनेट से हतमी मंजूरी और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गई, जिससे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की चेन ऑफ कमांड में नए दौर का आगाज होने जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1953 और नेवी एक्ट 1961 में तरमीम कर ली गई है। कौमी असम्बली ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। नई तरमीम के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर 2030 तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस रहेंगे। आर्मी चीफ का ओहदा भी उन्हीं के पास होगा। आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती वजीर आजम करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्रुरी की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तकर्रुरी के दिन से 5 साल के लिए होगा। यूं आरबी एक्ट 2025 के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाक फौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंतजाम करेंगे। वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के फराइज और जिम्मेदारियों का तयन करेगी। आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक जब जनरल को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जाएगी तो वह जेली सेक्शन 2 के तहत खिदमत अंजाम देंगे। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में उनकी जिम्मेदारियों और फराइज को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 में शेख 8G में तरमीम की गई है, जिसके मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। सेक्शन 176C में भी तरमीम की गई है। सेक्शन B में हुकूमत का लफ्ज तब्दील करके आर्मी चीफ की सिफारिश पर तकर्री को शामिल किया गया है। आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड तैनात करेंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड बतौर जनरल पाकिस्तान आर्मी में अपने फराइज सरंजाम देंगे। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तैनाती या इसमें तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस के मियाद और उनको हटाना कमांड नेशनल कमांडर पर लागू नहीं है। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तकर्री, दोबारा तैनाती या इसमें तौसी को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल कमांड पर लागू नहीं होगा। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की शरायत और कवायद ज़वाबित का तयन वजीर आजम करेंगे। आर्मी तरमीमी एक्ट 2025 के मुताबिक वफाकी हुकूमत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रुर करेगी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने इख्तियारात और फराइज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की हिदायत की रोशनी में अंजाम देंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में कवानीन को 27वीं आईनी तरमीम से हम आहंग करने के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। एलामिया में कहा गया कि आर्टिकल 243 में जो तरमीम की गई हैं उनकी बुनियाद पर जरूरी कानून साजी की गई है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मियाद भी शामिल है। इन तरमीम के तहत चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा मौजूदा चेयरमैन की रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। इसी तरह इन कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स, एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे भी शामिल किए गए हैं। ये स्कीम और मुतल्लिका कवानीन में तरमीम हमअस और जदीद जंगी तकाज़ों को सामने रखकर तजवीज़ की गई है। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज निकाले गए हैं। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 में तरमीम करके सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2025 भी मंजूर कर दिया गया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से मुतालिक शेख 191A को निकाल दिया गया। मुकदमात सुनने के लिए बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी को दिया गया है। कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के अलावा सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। बेंच बनाने वाली कमेटी तीसरे रुकन जज चीफ जस्टिस के नामजद करदा होंगे। कमेटी के किसी रुकन की अदम मौजूदगी में चीफ जस्टिस किसी और जज को रुकन नामजद कर सकेंगे। कमेटी बेंच बनाने का फैसला अक्सरियत से करेगी। दूसरी जानिब 27वीं तरमीम के आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह जस्टिस अतर मिनल्लाह मुस्ताफी हो गए हैं। दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर्स भी खाली कर दिए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सदर मुमलिकत को लिखे गए इस्तीफे में 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। 27वीं तरमीम के आइन का हिस्सा बनते ही हुकूमत ने मुल्क की पहली वफाकी आईनी अदालत के क़याम के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वफाकी आईनी अदालत का पहला चीफ जस्टिस बनाए जाने का इम्कान है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन के एजाज में इशाइया का एहतमाम कर लिया। ज़राए के मुताबिक इशाइया कल चीफ जस्टिस हाउस में मुनक्किद होगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी इशाइया में मदऊ किया गया है। ज़राए बताते हैं वफाकी आईनी अदालत के लिए 7 जज साहिबान के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो इस वक्त
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सरबराह हैं, वो मुमकिन तौर पर वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस हो सकते हैं। जराए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजफी के नामों के साथ साथ सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रोजी खान ब्रिज के नाम भी इस नई अदालत के इब्तदाई अरकान के तौर पर जेर गौर हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अली बाकर नजफी पंजाब और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी सिंध से ताल्लुक रखते हैं। जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं। जस्टिस रोजी खान ब्रिज जो कि चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट है, 1998 में अदलिया में शमूलियत इख्तियार की। जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, बैन अल-अक़वामी कानूनी तजर्बे के हामिल हैं। साबिक यूगोस्लाविया के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के ट्रिब्यूनल में प्रोसिक्यूटर और सियरा की खसूसी अदालत में सीनियर वकील के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। नई अदालत को इस्लामाबाद में वफाकी शरई अदालत की इमारत में कायम किया जाएगा, जबकि वफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। यह इंतजामी और इलामती तौर पर आईनी अदालत को दीगर अदालतों से अलग करेगा। सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की मजीद नई तरमीम भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर की गई है। तरमीम के हक में 64 वोट आए। पीटीआई के सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू और जेयूआई के अहमद खान ने एक बार फिर आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। वोटिंग के दौरान क्लास 2 में तरमीम के हक में 64 वोट आए, जबकि तरमीम के खिलाफ 4 वोट आए। जेयूआई ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। सेनेट में 27वीं तरमीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन ने शदीद नारेबाजी की और डाइस के सामने धरना भी दिया। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन 27वीं आईनी तरमीम में जो बेहतरी चाहती थी वो कर दी गई है, वो ये कहते हैं। जबकि सैफुल्लाह अबरू का तहरीरी इस्तीफा आएगा तो देखेंगे। 27वीं तरमीम की मंजूरी के बाद ज़मीर की आवाज़ पर वोट की गूंज भी सुनाई दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देना इनहराफ है, मगर ज़मीर के मुताबिक वोट दिया जाए तो शुमार होगा। मुनहरिफ होने के हवाले से क्लॉज क्लियर है। रुकन को मालूम होता है कि उसके इनहराफ की कीमत क्या होती है। सैफुल्लाह अबरू को मालूम था कि कीमत अदा करनी है, लेकिन उन्होंने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का पैगाम नून लीग को पहुंचा रहे हैं। हमने नून के साथ इज्जत का वक्त गुजारा, लेकिन हम पर भी नकब लगाई गई। नून लीग को पैगाम है, जो आपने किया ये अच्छा नहीं किया। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मामलात बाद में भी चलेंगे, ये बात हम दिल में याद रखेंगे। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने कहा ये आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ एक शख्स का डर है जो जेल में बैठा हुआ है। ये एक शख्स बाहर निकलेगा तो आपकी सारी इमारत गिर जाएगी। 27वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में नए आईनी दौर का आगाज होने जा रहा है। उम्मीद है कि इन तब्दीलियों से मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ेगा। अब देखना यह है कि 27वीं तरमीम के समरात आम आदमी तक कब पहुंचते हैं। इस मामले में बात कर लेते हैं, सीनियर कानूनदान है जहांगीर जदून साहब। जहांगीर जदून साहब, 27वीं यानी तरमीम के आफ्टर शॉक्स तो शुरू हो गए ना सर, एक्सपेक्ट तो किया जा रहा था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मुनिल्लाह ने इस्तीफा दे दिया और ये भी खबरें कि कुछ और जजेस भी इकदाम उठा सकते हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? कोई और रास्ता नहीं था इनके पास? बहुत शुक्रिया। अगर देखें उनके जो रिजाइन्स हैं, उनके कंटेंट्स आप पढ़ें तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी अभी जो 27th अमेंडमेंट के बाद जो है वो आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको तब्दील कर दिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक थर्ड पिलर ऑफ द जो थी वो कॉन्स्टिट्यूशन थी, तो उसको डिसमेंटल कर दिया गया है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है पहले उसको ख़त्म किया गया तरमीम में, फिर उसके अंदर चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन से थोड़ा सा उसके अंदर अमेंड करके वो कहा गया है कि जी इनकम्बेंट जो ऑफिस होल्डर है उसके रहने तक इसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। उसके बाद फिर कोई पता नहीं है कि कौन सा जो चीफ जस्टिस है वो फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसका या इसका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाएगा। तो पूरा जो ढांचा था वो तबाह कर दिया गया है। और इसमें आप देखें ना, हर बच्चे को पता है कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का आप चीफ जस्टिस जिसको बना रहे हैं उसकी क्या खिदमत है आइन के लिए, उसकी अगर पूरी हिस्ट्री देखें या आप उन्हें उसको चीफ जस्टिस चुना है तो वो किस बुनियाद पे चुना है। तो इस तरह से एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है आज आप देखें पाकिस्तान के अंदर अगर रूल ऑफ लॉ और आइन की अमलदारी देखें तो कोई उस पर मिसाली नहीं है, या उस पर कोई ये नहीं कह सकता कि इम्प्रूवमेंट हुई है। बल्कि आप मीडिया की बेसिक जो स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी का, जो फंडामेंटल राइट है, रूल ऑफ लॉ है, आइन की अमलदारी है या बुनियादी हकूक है, वो तो मतलब जो आइन के अंदर दर्ज हैं चीजें वो तो नहीं हो रही। तो हर शख्स जो है अपनी इस्तिस्ना के ऊपर अपने ओहदे के टेन्योर के लिए अपनी बढ़ाने के लिए सारी तरमीम हो रही है और ये पर्सन स्पेसिफिक है सारी तरमीम। अच्छा जगीर साहब, व्हाट इज नेक्स्ट एक्सट्रीम लाइन क्या है ना? हमने देखा कोई ऐसा कोई बड़ा एहतजाज भी नहीं किया, हमने वकला फर्टर्निटी में भी कुछ ऐसी चीज नहीं देखी। ये जजेस तो खत लिख लिख के इंतजार भी करते रहे कि शायद कुछ ऐसा हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की भी शिकायत थी ना एग्जीक्यूटिव से, और अब सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी इस्तीफे आए जैसे कहा जा रहा है, तो फिर असरात क्या होंगे? सिर्फ तारीख में नाम बस?
ये देखें, अब जो लोग इस सिस्टम के निज़ाम के बेनिफिशियरी हैं, या वो इस निज़ाम के 27th अमेंडमेंट के बाद मजीद बेनिफिशियरी बन गए ना, वो इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। वो उनके साथ भी जो लोग लगेंगे वो कहते हैं ये काम ठीक हो रहा है। अब जो इस निज़ाम का बेनिफिशियरी नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, मेरिट पे बात करता है, या आइन पे बात करता है। अगर जो साफ़ी या जो वकला इस निज़ाम के बेनिफिशियरी है, वो कहेंगे जी मीडिया भी आज़ाद है, रूल ऑफ लॉ भी है, आइन की मलदारी है। लेकिन आप अगर इसको इनफेक्ट देखें और इसकी अगर मिसाली तौर पे देखें और हकीकत में देखें, तो इसमें ना मीडिया की आज़ादी उस तरह की है, ना आपके फंडामेंटल राइट जो हैं वो महफूज है। ना आप देखें ना, कल परसों एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक वकला ने खड़े एक वकील ने खड़े होकर कहा जी जज साहब, अब आपका आर्डर जो है मैं 2 दफा आप आर्डर कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा जी अब मैं क्या करूं। अब जजों की ये पोजीशन हो गई है कि वो एक सेक्शन अफसर को बुला के कुछ नहीं कह सकते। ठीक। तो इस सूरत में आप देखें ना, अब जो अदलिया की आज़ादी है, या अदलिया जो है वो रेट इशू करती है एग्जीक्यूटिव के खिलाफ, वो गवर्नमेंट के खिलाफ रेट इशू करती है, जो लोगों के बुनियादी हकूक है डेली गवर्नेंस के अंदर वो वायलेट होते हैं। तो अब एक शख्स जो है जिसको कोई अदलिया एग्जीक्यूटिव से रिलीफ नहीं मिलेगा, वो अदलिया के पास जाता था। तो अब तो अदलिया को कम्प्लीटली एग्जीक्यूटिव के मतहत एक अदारा बना दिया गया है, और जजों की ट्रांसफर की शिकें लगा के अब जो जज जो है वो साहब बहादुर का हुक्म नहीं मानेगा या हुक्मरानों का हुक्म नहीं मानेगा, तो उसको हटा दिया जाएगा। एक और चीज क्लियर कर दे, यानी अब आपकी नजर में तरमीम पर्सन स्पेसिफिक थी। ओके, आर्टिकल 200 में तरमीम हुई, जिसके बाद हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में विदाउट कंसेंट ट्रांसफर किया जा सकेगा। इससे तो जज को ये डर नहीं होगा कि अगर मैंने हुकूमत के खिलाफ कोई फैसला दे दिया तो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो इंडिपेंडेंट कैसे रहेगा सर? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखो, वो जज इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकता है जिसको अपनी नौकरी का खतरा हो, जिसको ये खतरा हो कि मुझे एक देखिए ना, एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो उसको तब्दील किया जाता है, वो जाके अदालत से स्टे ले आएगा। अब एक जो जज है उसको अगर ट्रांसफर किया जाता है, वो नहीं जाता, तो वो कहाँ से स्टे लेगा? उसको तो कहा जी आप अगर नहीं जाना चाहते तो आप तो घर चले जाएं। इस तरह की दुनिया के अंदर मिसाल है कि एक अगर गवर्नमेंट का मुलाजम जो है उसको ट्रांसफर किया जाता है, वो किसी वजूहत की बिना पर वो कहता है जी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्वेटा के अंदर या बलूचिस्तान के अंदर ठीक नहीं है, मैं नहीं जाना चाहता, उससे कहते हैं नहीं जी आप नौकरी करिए या घर चले जाए। इस तरह तो नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया। जहांगीर जरूर साहब साबिक एडवोकेट जनरल थे, सीनियर कानूनदान थे। वो 27वीं आईनी तरमीम में जो इस्तीफे आ रहे हैं, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसका अहाता कर रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिलसिले में क्या टेक है? कई इल्ज़ामात आ रहे हैं, कई रिजर्वेशन हैं, और ऐसे में 2 इस्तीफे भी आ गए हैं। पीपल्स पार्टी का रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब से बात कर लेते हैं। कादिर मंदोखेल साहब, 27वीं तरमीम में सदर जरदारी साहब ने इस्तिस्ना ले लिया, मगर सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफे आ गए, और खबर यह कि मजीद इस्तीफे भी आ सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? कोई चारा और था इनके पास? जी, चारा तो बिल्कुल था उनके पास, और मुझे लग रहा है कि अभी मंसूर अली शाह साहब पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे, और अतर मिल्ला साहब जो पहले इफ्तिखार चौधरी के ड्राइवर थे अभी वो तर्जुमान बन जाएंगे। ठीक, तो आप समझते हैं कि ये इनको सिस्टम के अंदर रहना चाहिए था? आवाज़ तो उनकी कोई सुनाई नहीं दे रही थी। यके बाद दीगरे ख़त भी लिखे कि जनाब एक अदद फुल कोर्ट बना ले। 26वीं तरमीम से शुरू हुआ, 27वीं तरमीम के हवाले से भी उन्होंने ख़त लिखे। अब आवाज़ तो कोई थी नहीं, तो और कोई रास्ता था वैसे इनके पास? देखिए सलमान हैदर साहब ये जो खतूत लिख रहे थे, पहले इनसे ये पूछो कि कौन से कानून के तहत, तो कौन सी जमीर के तहत आप ये खत लिख रहे थे? आप डायरेक्ट भर्ती होने वाले जज हो, इफ्तिखार चौधरी के तर्जुमान थे अतर मिल्ला, वो डायरेक्ट भर्ती हुए। 4.5 लाख वकील किसी गरीब का बच्चा नहीं बन सकता था, ये तर्जुमान बन गया। मंसूर अली शाह साहब डायरेक्ट भर्ती हुआ है, और मैंने यही बिल पिछले असेंबली में पेश किए कि ये डायरेक्ट भर्ती वाले वालों को खत्म करो, किसी गरीब का बच्चा भी मेरिट पे आ सकता है। आप मुझे बता दो, पीटीआई का तर्जुमान जस्टिस मंसूर अली शाह, जितने पीटीआई को रिलीफ दे रहा था, जितने पीटीआई को केस कर रहा था, उनका फ्यूचर तो उन्होंने पहले से पीटीआई के साथ बांधा था कि वो सेनेटर बनाएंगे या गौर खान की जगह उसको चेयरमैन बना देंगे। आप मुझे बताओ, वो जज की मनसब के मुताबिक ये जो कर रहा था। आपको अगर इख्तियार, आपका अगर इख्तिलाफ था तो आप कमेटी में, कल आपने खत लिखा, चीफ जस्टिस ने कमेटी बुलाई फुल कोर्ट की, फुल कोर्ट का इजलास बुलाया। आज आपने इस्तीफा दिए, क्यों? आपने तो खुद का खत में कि फुल कोर्ट बुला ले। फुल कोर्ट बुलाने के बाद और फिर आपको 27वीं तरमीम से इतनी आपको दर्द है, तो 26वीं तरमीम ठीक था आपके हिसाब से? उस पर आप क्यों, आपकी जमीर नहीं जागा? उस वक्त क्यों इस्तीफा नहीं दिया है? ये सब ड्रामे कर रहे। और अच्छा है, मैं तो खुल के पहले भी बोलता था, अब जरा और खुल कर मजा आएगा इनके ऊपर। ये डायरेक्ट भर्ती होने वाले
चेंबर के, किसी चाचे मामे भांजे भतीजे के। यही तो हमारा जुडिशरी घर के उन्होंने 141 नंबर पे दुनिया में इन्हीं लोगों की वजह से है। ठीक है। अच्छा सर, जो कल का फुल कोर्ट का इजलास बुलाया गया है ना, उसके एजेंडे में सब कुछ है, कम से कम 27वीं यानी तरमीम नहीं है जो कोर्ट रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं उसके मुताबिक। खैर मैं आगे बढ़ूं, वकला का भी एक बहुत बड़ा हल्का है जो इस तरमीम के हवाले से आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है। इसी तरह अगर जजेस के सर इस्तीफे आते रहे तो लगता है कि वकला इन जजेस की क़यादत में कोई सड़कों पर निकल सकते हैं, कोई तहरीक चला सकते हैं सर? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, पहले तो आपने कहा कि एजेंडे में 27वीं तरमीम नहीं है। ये इन्हीं लोगों ने, ये जो खतूतबाज थे, वो जो हाय दिन खत चीफ जस्टिस को बाद में पहुंचते थे, पहले मीडिया को पहुंचते थे, इन्हीं खतूत की ड्रामाबाजी के ऊपर तो चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुलाया। इनको कम से कम 24 घंटे इंतजार करने के बाद जो उनके कहने पे चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट बुलाया, वहां जाके सब वो करते हैं। और फिर इतनी उनको जो है कि शर्म आ रही है 27वीं तरमीम से, तो 26वीं में कहां ये मर गए थे। सवाल ये कि फिर मैं कहूंगा, ये डायरेक्ट भर्ती होने वाले, जो सिफारिश पे भर्ती होने वाले जज है, इनके सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद देख रहे थे। मैं चीफ जस्टिस बनाऊं तो मैं खत लिख के जुडिशरी कैसे कैसे करूंगा, पूरे दुनिया में जलील और रुस्वा करके छोड़ दी जुडिशियल सिस्टम को। इस वजह से हम इतनी ताकत है दुनिया के 6ठे या 7वें नंबर पे, मगर जुडिशरी में हम 141 नंबर पे इन्हीं लोगों की वजह से। ठीक है। अच्छा, अब ये भी बात है ना कि सदर जरदारी साहब के इस्तिस्ना के खिलाफ आवाज़ें भी उठ रही हैं। अकील मलिक साहब वफाकी वजीर हैं जी, उन्होंने भी तस्लीम किया कि ताहयात इस्तिस्ना नहीं होना चाहिए। राना तनवीर साहब ने भी यही बात की, और कल राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सदर की जानिब से कहा गया था कि मुझे भी इस्तिस्ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा इम्पैक्ट तो है ना कि पीपल्स पार्टी ने 27वीं यानी तरमीम के सिलसिले में ब्लैकमेल किया हुकूमत को। आप ये बताओ कि मुस्लिम लीग नून के 2 सेनेटर्स ने जब वो शहबाज शरीफ के लिए इस्तिस्ना मांगा, इन अक्लमंदों ने जब कमेटी में इसको बताया गया कि अगर शहबाज शरीफ को इस्तिस्ना मिल गया तो इमरान खान को मिल जाएगा, ठीक है, तो फौरन शहबाज शरीफ ने नंबर बढ़ाने के लिए ट्वीट कर दी, मुझे नहीं चाहिए। सलमान हैदर साहब, आप मुझे बता दो कि शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर ये तरमीम जमा हो सकती थी? 2 सेनेटर ने किया है। एक खातून है जो नवाज शरीफ साहब के खास कारकुन है, खास उसकी साथी है पुराने। आप मुझे बता दो कि ये ड्रामाबाजी, जब उनको पता चला कि मेरे वजह से इमरान खान को इस्तिस्ना नहीं मिले, मुझे तो पहले से इस्तिस्ना मिल चुका है, तो वो वापस लिया गया है। बाकी रह गया आसिफ अली जरदारी साहब, पाकिस्तान की तारीख में ये दूसरे मर्तबा सिविलियन सदर है। आप मुझे बता दो कि आसिफ अली जरदारी साहब जो सुप्रीम कमांडर है अफवाज पाकिस्तान का, वो सीट पे बैठे हुए तो इस्तिस्ना है, और सीट के बाद 70 साल की उम्र में क्या यहाँ पे झूठे मुकदमात नहीं होते? क्या यहाँ ब्लैकमेलिंग नहीं होते? क्या यहाँ 18वीं तरमीम को रोल बैक की बातें नहीं हो रही थी? क्या यहाँ कराची को अलग सूबा बनाने की एमक्यूएम के रोल नहीं हो रहे? इन सारी चीजों से करने के लिए, जरदारी साहब को ब्लैकमेल करने के लिए, और ये सारे क्या राव अनवर जो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया है, तो ये सारी चीजें नजर आ रही थी। एक शख्स जो सुप्रीम कमांडर है और अगले दिन कोई आम सिपाही, जिसको कराची में हम पुलिस की सिपाही कुतुल्ला कहते हैं, वो उनको घसीटते हुए 12 साल जेल में गुजारे, जबान काटी गई थाने के अंदर। ये होगा आप सुप्रीम कमांडर के साथ ये करने वाले थे? तो सर ये स्टेटस तो फिर वजीर आजम का भी तो है ना, यूं तो हमने तो इतराज नहीं किया। अवाम के नुमाइंदे वजीर आजम, अवाम की जो पार्लियामेंट बनी उसके नुमाइंदे। अब मैं तो इतराज नहीं किए, खुद वज़ीर आज़म के लिए 2 सेनेटर ने जमा किए तरमीम। उसके बाद इमरान खान साहब को तरमीम का फायदा पहुंचने के लिए वो अपनी तरमीम वापस लेनी पड़ी। हमने तो नहीं कहा ले लेते, नवाज शरीफ साहब ने तो पहले ही लिया हुआ है इस्तिस्ना। जो रिपोर्ट पे अंगूठे लगे 7 मिनट के अंदर उसके मुकदमात खत्म हो गए, तो इस्तिस्ना और किसे कहते हैं? ठीक, बहुत शुक्रिया कादर साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टेक दे रहे थे, उन्होंने कहा नहीं कतन कोई मुतालबा नहीं है, हमने तो कहा था वजीर आजम भी ले लें, लेकिन इमरान खान साहब का डर था। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान फ्रंट इस ब्रेक के बाद यूं कहिए कि फ्रेंडशिप नॉट आउट है, खौफ को शिकस्त हुई है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम दहशतगर्दी के खिलाफ डट गई। जिम्बाब्वे की टीम भी सैमुल की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंच गई है। पाकिस्तान में क्रिकेट के खिलाफ भारतीय साजिश नाकाम हो गई। मोदी और इसकी प्रॉक्सीज को मुंह की खाना पड़ी। श्रीलंकन टीम पाकिस्तान में खेलने पर कैसे राजी हुई, किसने सीरीज बचाने में मरकजी किरदार अदा किया, कौन पाकिस्तान में क्रिकेट को बचाने के लिए खौफ और दहशत के सामने खड़ा हुआ, वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सेनेट में खिताब में सारी कहानी बता दी।
मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन टीम के फैसले में तब्दीली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की एंट्री से मुमकिन हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बराह रास्त राब्ता करके उन्हें कायल किया और टीम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी कराई। मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के राब्तों के बाद श्रीलंका के सदर ने क्रिकेट टीम से बात की और इन्हें दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करने पर आमादा किया। गुज़िश्ता रोज जब श्रीलंकन क्रिकेटर्स की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के बरवक्त इक़दाम ने मोदी का वार इसी पर पलट दिया। मोहसिन नकवी फौरी तौर पर हरकत में आए। उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर फ्रेडसिरी वीरातने से मुलाकात की। मुलाकात में श्रीलंका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर्स, COO, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद पुलिस शरीक हुए। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद ने श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में मौजूद श्रीलंकन क्रिकेट टीम से भी मुलाकात की। जराए बताते हैं कि मोहसिन नकवी और श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दरमियान मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन टीम मेंबरान के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। मोहसिन नकवी ने श्रीलंकन क्रिकेट टीम को दौरा पाकिस्तान जारी रखने पर आमादा किया और उन्होंने खिलाड़ियों के हर इशू को बेहतरीन अंदाज से हल किया। जराए बताते हैं कि मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों को बताया कि वो ज़ाती तौर पर तमाम खिलाड़ियों की सिक्योरिटी को सुपरवाइज करेंगे। इसके अलावा चेयरमैन पीसीबी ने श्रीलंकन खिलाड़ियों की फैमिलीज को पाकिस्तान आकर मैचेस देखने की दावत भी दी। चेयरमैन पीसीबी की डिप्लोमेसी काम कर गई, जिसके फौरी बाद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से दौरा जारी रखने का 2 टोक ऐलान सामने आया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को दौरा पाकिस्तान जारी रखने की हिदायत की। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी दौरा जारी नहीं रखना चाहता तो उसके मुतबादिल का इंतजाम किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने श्रीलंका टीम के दौरा पाकिस्तान जारी रखने के फैसले पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि यही असल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और बाहमी यकजहती की खूबसूरत मिसाल है। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बड़ी बहादुरी से यहां रहने और खेलने का फैसला किया है। सेनेट में खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा कि श्रीलंकन सदर, हुकूमत, उनके बोर्ड और खिलाड़ियों का खसूसी तौर पर मशकूर हूं, क्योंकि श्रीलंकन बोर्ड ने फैसला खिलाड़ियों पर छोड़ दिया था। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी फैसले पर श्रीलंकन बोर्ड और टीम के मशकूर हैं। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने पर श्रीलंका का शुक्रिया। उन्होंने शायकीन से मैचेस देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैच देखने ग्राउंड में आए। T20 के कप्तान सलमान अली आगा ने अपने पैगाम में कहा कि पूरी कौम से दरख्वास्त है कि ग्राउंड आए और सपोर्ट करें। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों के शुक्रगुजार हैं। मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने कहा कि श्रीलंका के फैसले से क्रिकेट की जीत हुई, इसे सराहते हैं। पाकिस्तानी टीम के स्पीड गन हारिस रऊफ ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में श्रीलंका को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान के सोशल मीडिया सार्फिन भी श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के फैसले का खैर मकदम कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा #फ्रेंडशिप नॉट आउट ट्रेंड कर रहा है। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हो, शायकीन क्रिकेट या हुकूमती वुज़रा और अहदेदार, सभी मुख्तलिफ हैशटैग्स के तहत शुक्रगुजारी पर मबनी जुमले और अल्फाज कहते नजर आए। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने फ्रेंडशिप नॉट आउट का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए लिखा, क्रिकेट के साथ खड़े होने और दहशतगर्दी को शिकस्त देने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट हुक्काम और हुकूमत की जानिब से क्रिकेट को दहशतगर्दों के खिलाफ दिफा की इलामत के तौर पर इस्तेमाल करना एक शऊरी और दलेराना फैसला था। बम धमाके के बाद जारी रहने वाले क्रिकेट मैच का नजारा ताकतवर पैगाम था कि कौम के जज्बे को दहशतज़दा नहीं किया जाएगा। ऐसे में वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि क्रिकेट के खेल के लिए हमेशा हिमायत करने पर श्रीलंकन टीम के मशकूर है। श्रीलंकन क्रिकेट टीम की मौजूदगी हमारे लिए बाइसे एजाज़ है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान आमद और शानदार क्रिकेट खेल पेश करने पर श्रीलंकन टीम का शुक्रिया अदा करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हम श्रीलंकन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के दौरे और क्रिकेट के हकीकी जज्बे के साथ खड़े होने पर दिल से शुक्रगुजार हैं। नई सूरत हाल में श्रीलंका के साथ जारी वनडे सीरीज के बाकी 2 मैचेस का शेड्यूल अब तब्दील कर दिया गया है। बकिया दोनों मैचेस अब 14 और 16 नवंबर को रावलपिंडी में खेले जाएंगे। इसके बाद 18 नवंबर से शुरू होने वाली ट्राई नेशन सीरीज के तमाम मैचेस भी अब रावलपिंडी में ही होंगे। श्रीलंका के साबिक कप्तान और मारूफ कमेंटेटर कमारा संगकारा ने पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज खेलने के हक में बयान देकर भारतीयों को जैसे आग लगा दी है। सिक्योरिटी मामलात में कुछ खिलाड़ियों की जानिब से दौरा मुलतवी किए जाने की दरख्वास्त पर रद्द अमल में संगकारा ने कहा कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। मैं इस टीम का हिस्सा था जिस पर लाहौर में हमला हुआ, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेज ने उसे नाकाम बना दिया था। कमारा संगकारा ने कहा कि इसके बाद भी मैं बहुत बार पाकिस्तान आया हूं और आइंदा भी आता रहूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में क्रिकेट का अलग ही मजा है और पाकिस्तानियों का प्यार हमेशा मुझे यहां खींच लाता है।
श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीमों के दरियाना फैसले से खेल के दुश्मनों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। जेंटलमैन गेम एक बार फिर सुरखरू हो गई। 2009 में भी श्रीलंकन क्रिकेट टीम के दौरा पाकिस्तान के दौरान ऐसी एक साजिश रचाई गई थी। हमले में समारा वीरा, अजुंता मेंडिस, कुमारा संगकारा और थलंगा पराना विथाना जख्मी हो गए थे। इस साजिश के नतीजे में कई साल तक पाकिस्तान पर इंटरनेशनल क्रिकेट और खेलों के दरवाजे बंद रहे। अब एक बार फिर खेल के दुश्मनों ने ऐन उस वक्त इस्लामाबाद में खुद कुछ धमाका किया जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हो रहा था। दहशत के माहौल में जहां श्रीलंकन बोर्ड और क्रिकेट टीम का फैसला आम है, वहीं जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों और हैंडलर्स के लिए भी पैगाम है कि उनके ओछे हथकंडे उन्हें डरा नहीं सकते। पूरी पाकिस्तानी कौम श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम की एहसानमंद है जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ी है। जैसा कि पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि सीरीज का हर दिन दहशतगर्दी पर एक फतह है। हम अमन के साथी, मैदान में हरीफ और बेहतर कल के लिए मुत्तहिद है। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यारब, लेकिन माजी में हमारे कौमी हीरो भी शामिल हैं। महर खलील साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो श्रीलंका की टीम में 2009 पर जो हमला हुआ था उसके कौमी हीरो कहलाए थे। महर खलील साहब, श्रीलंका की टीम ने एक मरतबा फिर बहादुरी का मुजाहरा किया। 2009 में हमले की जिद में जब आई थी ये टीम, तो आपने बड़ी बहादुरी से बस को महफूज मकाम पर पहुंचाया था। एक तो इसकी थोड़ी याद ताज़ा करें और आज की सूरत हाल से इसको आप कैसे रिलेट करते हैं? देखें जी, जब 2009 में मैं इनके साथ ड्यूटी कर रहा था तो मैंने ये हमले से 2 दिन पहले मैंने इनको देखा था। ये बड़े माशाल्लाह जफाकश किस्म के लोग हैं, बड़े बहादुर और दलेर किस्म के लोग हैं, क्योंकि इनके साथ शॉपिंग के लिए आगे पीछे मैं जाता था। तो जब जिस दिन ये हमला हुआ हमारी बस के ऊपर, तो जब मैंने देखा कि ये हमारे मेहमान हैं, तो जैसे ही हमला शुरू हो गया मैंने इनको कहा कि आप लेट जाएं गाड़ी में ना। तो ये सारे ना लेट गए गाड़ी के अंदर। तो मैं इनको बाफाजत उधर, जब हम लोग स्टेडियम पहुंचे हैं तो तकरीबन 2-3 को ज़ख्मी हुए थे, लेकिन मामूली थे, इतना ज़्यादा वो परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सारे बच गए। और उनकी इनकी दलेरी और बहादुरी देखें कि सबसे पहले पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए भी श्रीलंका ही आई थी। बिल्कुल। आज जब फिर वही सूरत हाल पैदा की गई है हमारे दुश्मनों की तरफ से, तो उन्होंने ऐलान किया कि नहीं, हम कंटिन्यू क्रिकेट को जारी रखेंगे। इससे देखें कि वो माशाल्लाह हमारे से भी ज़्यादा बहादुर और दलेर कौम है। तो ये मैं अपनी तरफ से सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को तरजीह दी है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिलेट करें ना। 2017 में श्रीलंका के वज़ीर खेल ने आपको दौरा श्रीलंका की दावत दी थी, आप गए भी थे। वहाँ श्रीलंकन प्लेयर से भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात बने। श्रीलंकन बतौर कौम कैसी है? साबित तो किया कि वो बहादुर हैं, मगर थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। देखें जी, मैं अपनी मिसेज़ के साथ, मैं और मेरी मिसेज़ दोनों गए थे उधर, और इनकी फैमिलीज़ के साथ हमारी डिनर थे रोज़ नए से नए। तो जब हमने इनकी गुफ्तगू, और वो मुझे देवता करार देते थे, मैं उनको हीरो करार देता था। इतना अच्छा, बड़ी दलेर कौम है सर। उससे पहले देखें कि तामिल टाइगर की वजह से उनके अपने मुल्क में बड़े हालात ख़राब थे, और वो दलेर कौम थी तो उनका मुकाबला किया इन्होंने। तो मैं तो उनकी दलेरी और उनकी जवां मर्दी को सलाम पेश करूँगा, क्योंकि मैं तो उनके घरों में भी होके आया हूँ। वो हमारी तरह बड़े दलेर और बड़े निडर किस्म के लोग हैं। अच्छा, आपने कहा उनके घरों में भी आए। कुमारा संगकारा जो 2009 में उस बस में सवार थे जिसको आप ड्राइव कर रहे थे, आपने 12 जगहों पे कहा कि बहुत सी दोस्तियाँ छोड़ी नहीं जा सकती। श्रीलंका ने इस बार इसको सबूत दिया। बैसियत कौम, हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एक बार फिर से क्रिकेट की जीत हुई, बल्कि अमन की जीत हुई और दहशतगर्दी को शिकस्त दी। ज़रा इसको एलैबोरेट करें थोड़ा। जी देखें, उस वक़्त जयवर्धने था, कुमार संगकारा था, ये जयसूर्या तो अभी उधर ही था क्योंकि टेस्ट चल रहा था। बिल्कुल। तो जब ये वकूआ हुआ है सारा, तो संगकारा भी इधर था, जयवर्धने भी इधर था। तो वो बड़े निडर किस्म के लोग थे। उनके बयानात आप उस वक़्त भी देख लें, आज भी देख लें। उसके बाद जब मैं उधर गया, उनके सदर ने मुझे मदऊ किया, मैं उधर रहा उनके घर में, तो बड़ी एक अजीब सी फीलिंग थी उस वक़्त। तो जब दोबारा वो यूके की तरफ से खेल रहा था संगकारा, तो पाकिस्तान आया उनकी टीम लेके लंदन की, तो उसने स्पेशल मुझे इनवाइट किया, बुलाया। मैं जिम खाना में क्लब में मैच चल रहा था, उधर फिर मैं गया, मिला, और आधा घंटा हमारी गुफ्तगू होती रही।
तो वो मुझे कहते हैं कि यार पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना बहादुरी की कमी है, ना दिलेरी की कमी है, इसी वजह से हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, आपने माजी में ने टीम को ना अपने घर आने की दावत दी थी, एक बार फिर इतना ज़बरदस्त जैसे फिर दावत देते हैं? जी जी बिल्कुल, मैंने उस वक्त भी दी थी, लेकिन सिक्योरिटी की वजूहत से वो मेरे घर नहीं आए थे। ठीक। आज फिर मैं उनको दावत दे रहा हूँ, क्योंकि आज तो उनका, चलो बाकी टीम तो सारी नहीं है, कोच तो वही पुराना है ना, तो मैं फिर उनको दावत देता हूँ मेरे घर आए। तो आगे से फिर हमारे दुश्मनों ने ऐसा प्लान किया है कि वो सारा का सारा, मैं कहता हूँ इसके बावजूद वो पाकिस्तान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं इसको बड़ा खुश हूँ मैं इससे। बहुत शुक्रिया महर खलील साहब। ये वो प्यार है जो महर खलील शक्ल में पाकिस्तान की कौम की शक्ल में श्रीलंका के दामन में था, जो एक बार फिर एक कर्ज की शक्ल में उन्होंने चुकाया और एक बार फिर से क्रिकेट की जीत हुई है। मजीद भी बात कर लेते हैं, क्रिकेट हिस्टोरियन कहलाते हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, और स्पेशली क्रिकेट के हवाले से जो यादें थी और कुछ इनसाइट्स भी इनके पास है कि किस जगह पर किस किस प्लेटफॉर्म पर ये गुफ्तगू हुई जिसकी बिना पर श्रीलंका टीम एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ खेलने पर आमादा हुई और उनका ये टूर को कंप्लीट कर दे। इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान में क्रिकेट के खिलाफ एक बार फिर साजिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाई, श्रीलंका ने एक मरतबा फिर दिलेरी दिखाई है और टूर को कंटिन्यू रखने का फैसला किया है। बताइएगा, जब श्रीलंकन प्लेयर्स के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए थे, इसके बाद पाकिस्तान की जानिब से किस तरह की एफर्ट्स की गई थी, जो आपके पास इनसाइट है, ज़रा वो शेयर करें। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान। जब ये खबर आई कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों ने अपने मैनेजर को ये कहा है कि वो वतन वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उससे एक दिन पहले इस्लामाबाद में कचहरी के बाहर जो धमाका हुआ खुदकश, उसकी वजह से उनमें खौफ और हरास था। एक तो उसकी बुनियादी वजह यह थी सलमान के श्रीलंकन क्रिकेट टीम जो है वो इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में ठहरी हुई है और वो मैच के लिए इस्लामाबाद से रावलपिंडी ट्रैवल करती थी और फिर वापस रावलपिंडी से इस्लामाबाद आती थी। तो उनके प्लेयर्स को खदशात थे कि इस्लामाबाद में धमाका हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं खेलना चाहते थे। लेकिन फिर इसमें जो रोल प्ले किया, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, जो वजीर दाखिला भी हैं, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें हर तरह की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। फिर दूसरी तरफ जो क्रिकेट श्रीलंका के चेयरमैन है शामी सिल्वा, उन्होंने भी अपने खिलाड़ियों को कन्विंस किया। उनके जो सीईओ हैं क्रिकेट श्रीलंका के एशले डिसिल्वा, उन्होंने भी कन्विंस किया। जब कन्विंस किया और भारत में तो खुशी के शादियाने बजाए जा रहे थे कि श्रीलंकन टीम का दौरा पाकिस्तान अब मनसूख होने वाला है, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने पहले तो दिन में श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात की, फिर रात को वो उस होटल गए जहां श्रीलंकन टीम ठहरी थी और जहां उनकी 1.5 घंटे तक श्रीलंकन क्रिकेटर्स के साथ मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने कन्विंस किया कि अगर आप इस तरह से दौरा छोड़कर अधूरा चले जाएंगे तो इससे न सिर्फ क्रिकेट को नुकसान पहुंचेगा बल्कि इससे हमारी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का एक और सबूत सामने आ गया। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में होने का इंकशाफ हुआ है। वाना और इस्लामाबाद में हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकले। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगानिस्तान में फितनतुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में खुदकुश और कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान के शहर वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों का अफगानिस्तान से ताल्लुक है। पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को बार बार कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे। अफगान तालिबान रजीम और फितनतुल खवारिज को दो टोक पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, यह तो नहीं हो सकता कि वो अफगानिस्तान से हम पर बमबारी कर रहे हैं और हम जाकर उनसे कहें कि हमसे मुज़ाकरात करें, यह तो नहीं हो सकता। सहाफ़ी के सवाल पर मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर कार्रवाई से मुतल्लिक़ हुकूमती सतह पर फैसला करेंगे। यह नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान से हमले हों और हम चुप बैठ जाएं। सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि कैडेट कॉलेज वाना हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई। मजीद कहा कि हमले को पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। दहशतगर्द पूरी कार्रवाई के दौरान अफगानिस्तान से मिलने वाली हिदायत पर अमल कर रहे थे। ज़राए ने कहा कि हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी नूर वली फितनतुल खवारिज से जिम्मेदारी हटाना चाहता था, इसीलिए हमले के दौरान बनाई गई वीडियो में खारजी बार बार जैश उल हिंद का नाम लेता रहा। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से भी फितनतुल खवारिज पर दबाव रहता है कि अपनी असल शनाख्त इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उन पर पाकिस्तान और दोस्त ममालिक का दबाव बढ़ता है। बताया गया है कि ऑडियो में सुना जा सकता है कि खवारिज जैश उल हिंद का मुतअद्दिद बार नाम लेते हुए उर्दू में बात कर रहा था ताकि असल शनाख्त सामने ना आए।
इस हमले के लिए तमाम साजो सामान अफगानिस्तान से फराहम किया गया, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार शामिल थे। सिक्योरिटी जराये ने कहा कि कैडेट कॉलेज पर हमले का बुनियादी मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात में इजाफा करना था, जिसकी हिदायत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दी गई थी। यही नहीं, हमले में हलाक होने वाले अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त से यह बात साबित हो गई है कि उनके रवाबित अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दी के ठिकानों से हैं। दूसरी जानब इस्लामाबाद कचहरी हमले के सहूलतकार और हैंडलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कचहरी हमले का सहूलतकार गुज़िश्ता एक माह से रावलपिंडी में रिहाइश पजीर था, जिसे रावलपिंडी से और हैंडलर को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार किया गया। जराये बताते हैं कि हैंडलर और सहूलतकार दहशतगर्द का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है और सिक्योरिटी इदारों ने दोनों मुल्जमान को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। ज़राये के मुताबिक खुदकुश धमाके से कबल सहूलतकार और खुदकुश हमलावर ने मुतअद्दिद बार जुडिशल कॉम्प्लेक्स का जायजा लिया। दूसरी जानिब सीटीडी रावलपिंडी ने 7 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जिन पर इल्जाम है कि उन्होंने 11 नवंबर को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाले खुदकुश धमाके में सहूलतकारी की थी। मुश्तबा सहूलतकारों को रावलपिंडी में पीर बधाई के इलाके फौजी कॉलोनी और ढोक कश्मीरियान से गिरफ्तार किया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक कार्रवाई की गई। बुध को तफ्तीशकारों ने एक ऑनलाइन बाइक राइडर को हिरासत में लिया था, जिसने खुदकुश हमलावर को जाय वकुआ तक पहुंचाया था। पुलिस जराये ने बताया कि हमलावर गोलड़ा मोड़ से G11 कचहरी तक मोटरसाइकिल पर पहुंचा था। मोटरसाइकिल वाला ऑनलाइन बाइक सर्विस का राइडर निकला, जिसने 200 रुपए में हमलावर को गोलड़ा से कचहरी तक पहुंचाया, जिसे सीसीटीवी फुटेज के जरिए शनाख्त करके ट्रेस किया गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की और हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्पनाई कर रहा है। हम बार बार अफगानिस्तान को बता रहे हैं, कुछ दिन पहले के हमले में भी अफगान शहरी मुलविस थे, अब इस्लामाबाद धमाके में भी अफगान शहरी निकल आए हैं। काबुल अगर जिम्मेदारी नहीं भी लेता तो ये शहादत सारी दुनिया के सामने है। अफगान तालिबान रजीम को यह समझना होगा कि उनकी डबल गेम अब मजीद नहीं चलेगी। दोहा और इस्तांबुल मुज़ाकरात में कतर और तुर्किया ही नहीं, आलमी बरादरी भी उनके खेल को अच्छी तरह समझ चुकी है। अब भी वक्त है कि वो सुधर जाए और किसी भूल में न रहे। यकीन नहीं आता तो अपने नए आका सरेंडर मोदी से पूछ लें, जो 10 मई से मुंह छुपाता फिर रहा है और अब अफगान तालिबान रजीम का कंधा इस्तेमाल कर रहा है। आपके लिए भी वही पैगाम है जो पाकिस्तान 10 मई से पहले बार बार मोदी को दे रहा था। हमने मोदी से कहा था कि पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर हम नहीं, पूरी दुनिया में इसकी गूंज सुनाई देगी और हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वैसे ही हुआ जैसा हमने कहा था। अब भी वक्त है कि तालिबान रजीम होश के नाखून ले, क्योंकि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर फितनतुल खवारिज ही नहीं, उन्हें भी कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के पास मजीद नाकाबिले तरदीद सबूत आए हैं। इस पर बात कर लेते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड रजा मोहम्मद साहब से। जनरल साहब, इस्लामाबाद में खुदकुश और वाना में कैडेट कॉलेज पर हमला करने वालों का ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। कितना अहम है कि पाकिस्तान के पास ये सबूत हैं और इसको हम आलमी बरादरी के सामने रखें ताकि भारत और अफगानिस्तान का नेक्सस तो बेनकाब हो? जी बहुत शुक्रिया जी। ये तो सलमान हैदर साहब, आपने जैसे फरमाया जी कि ये पहली दफ़ा तो है नहीं, ये तो बल्कि सबूत पे सबूत इकट्ठे होते जा रहे हैं और जो भी टेररिस्ट एक्ट पाकिस्तान में हो रहा है अनफॉर्चुनेटली उसके ताने बाने जो है अफ़गानिस्तान से जाके मिलते हैं। और ताने बाने मिलने के अलावा बहुत सारे धमाकों में, बहुत सारे टेररिज्म के एक्ट्स में अफ़गान शहरी जो हैं वो डायरेक्टली मुलव्वस भी निकलते हैं। पाकिस्तान ने पहले भी अपने सारे सबूत जो हैं, सारे शवाहद जो हैं, जो हालिया एफर्ट्स रही हैं कतर टर्की की कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत को फैसिलिटेट किया जाए। 3 राउंड्स हुए, चौथा राउंड अभी मुतवक्को है कि उसमें भी पाकिस्तान ने ये सारे के सारे सबूत पेश किए और जैसे आप कह रहे थे ये नाकाबिले तरदीद सबूत हैं, बिल्कुल सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक फिज़िकल प्रूफ्स के साथ हैं। अभी पाकिस्तान के लिए ऑप्शन तो वही है जी जो पहले आप कह रहे हैं कि मैं भी कहूँगा और कर रहा है पाकिस्तान के, ये दोबारा जितने भी इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनको ये चीज़ें दिखाई जाएं, अफ़गान जो रिजीम है उनको ये चीज़ें दिखाई जाएं और पूरी दुनिया को ये पता हो कि ये सारे के सारे सबूत हैं जिसमें भारत भी शामिल है और अफ़गानिस्तान की जो रिजीम है ये भी शामिल है। मैं नहीं कहूँगा कि पूरा अफ़गानिस्तान, बट जो अफ़गानिस्तान की रिजीम है, जो TTA है, वो शामिल है। अच्छा जनरल रजा साहब, वेयर इज़ द बैरियर? हमें रुकना कहाँ है? क्योंकि मुज़ाकरात की तमाम कोशिशें नाकाम हुई, अब तुर्की का वक्त भी पाकिस्तान आ रहा है लेकिन मुज़ाकरा से हल नहीं लेकर रहा। इवन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा ये हो ही नहीं सकता कि अफगानिस्तान से हम पर बमबारी और हम जाकर उनसे मुज़ाकरात करें। आपको कौन सी पिक्चर, किस तरह की पिक्चर ड्रा होती नज़र आ रही है? जी, सबसे पहली बात तो ये जी कि उनकी हठधर्मी है और ये क्यों हठधर्मी है, आई थिंक इसकी 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं मेरे ख्याल में। सबसे बड़ी रीज़न तो ये है चूँकि ये इंडिया के बहुत ज़्यादा करीब हो गए हैं, अपने आप को ये
इस्लामी अमारात कहते हैं, लेकिन बेसिकली तो ये जाके मोदी के हिंदुत्व में बैठ के और उनके पास बैठ के उनसे पैसे लिए, जो भी वादे वहीद किए, जो कमिटमेंट्स की, एक मजबूरी इनकी वो है कि वहाँ से ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, प्रेशराइज भी हो रहे हैं। नंबर 2 बात ये कि पैसा बहुत मिलता है इसमें, और वो पैसा जो है वो पूरी कौम पे तो लगता नहीं है ना, वो तो इनके ज़ाती जो ख़जाने हैं, ज़ाती जो अकाउंट्स हैं, उनमें जाता है। तीसरी बात यह है जी कि ये जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ख्वाह ये टीटीपी है, टीटीए है, जो आईएसआईके है, बीएलए है, बीआरए है, दाइश है, जो भी ग्रुप्स है, मजीद ब्रिगेड है, सारे के सारे जो वहाँ पे रह रहे हैं, वहाँ से भी ये इनको पैसे मिलते हैं। और नंबर 2 बात यह है कि वो इनके पास एक टूल ऑफ कोerशन और ब्लैकमेल है, अपने मुल्क के लोगों के लिए भी और अड़ोस पड़ोस के लिए भी। तो इसलिए ये चंद चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो है ये अपने जो बिछाए हुए जाल हैं उनमें खुद ही फंसे जा रहे हैं, और ये समझते हैं कि शायद इस पैसे और इन टेररिस्ट ग्रुप की वजह से ये जो इलीगल स्टे है इनका इस रजीम का इन द सीट ऑफ पावर, वो शायद जारी रहेगा। अच्छा जनरल साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ को भी आप जानते हैं। अभी अफगान तालिबान हुकूमत ने अपने ताजरों को पाकिस्तान के साथ तजारत ख़त्म करने का हुक्म दिया। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अगर आमदोरफ्त कम होगी तो तजारत के रूप में या किसी भी तरह दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में फैलती है वो भी कम हो जाएगी। आप समझते हैं कि बॉर्डर मैनेजमेंट से मदद मिलेगी? जी, पहली बात तो ये जी बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हम कर लेते हैं, जो आपने बड़ी अच्छी बात कही है। बॉर्डर मैनेजमेंट को बहुत इफ़ेक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है, और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि अफ़गान जब हमारी तरफ आते हैं तो पासपोर्ट दिखा के स्टैंप करवा के वीज़ा लेके आते हैं, और जब हम जाते हैं तो हम भी वीज़ा लेके जाते हैं। तो इसका मतलब है ये बॉर्डर है, ये कोई ड्यूरेंट लाइन नहीं है। अगर लाइन होती तो इसके लिए ना उनको पासपोर्ट की ज़रूरत होती, ना हमें अब होती। अभी आते हैं तजारत की तरफ। जहाँ तक तजारत का ताल्लुक है, उनके लिए बहुत रास्ते हैं। वो मशरकी एशिया है, बाकी चाइना के थ्रू कर सकते हैं, ईरान के थ्रू कर सकते हैं, हर जगह से कर सकते हैं। लेकिन कॉस्ट की बात है ना, कि उनकी जो प्रोड्यूस है, जो ताजिर हैं वहाँ पे, उनके जो प्रोड्यूस अपने मुल्क की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको अगर वो इंडिया में जाके बेचना है उन्होंने, या दुनिया के कुछ और ममालिक में बहरी जहाज़ों पे रख के, वो तो पहुँचेगी ही नहीं, और या फिर जाएगी भी तो इतनी कॉस्ट हो जाएगी उसकी कि उनको बहुत महंगा पड़ेगा। इसी तरह वहाँ से चीज़ें लानी जो हैं, दरामद करनी है उन्होंने, उसके ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। पाकिस्तान से ज़्यादा कोई भी सूटेबल रूट नहीं है। पाकिस्तान का रूट उनके लिए ग्राउंड का रूट है। वो वागा जाना, अगर उन्होंने गवादर जाना, उन्होंने कराची जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो तोरखम से या चमन से निकला हुआ ट्रक 24 घंटे ठीक के अंदर वहां पे पहुंच जाता है। ठीक। वेयर एज अगर वो दूसरे रास्ते इस्तेमाल करते हैं, चाह बहार है, बाकी जो सो बातें होती हैं, बंदरबास है, या कोई और रूट्स हैं, वो इस्तेमाल करते हो तो जाएंगे। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे एक चीज़ 24 घंटे में पहुंचती है, वहाँ पे वो शायद 15 से 20 दिनों में पहुंचेगी, ऑलराइट सर, और खर्चा भी उसी लिए ऑलराइट सर, होगा। और इतनी वो कास्ट इफेक्टिव भी नहीं होगी। खैर है, इसीलिए शायद इस ऑप्शन को भी रखा गया कि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट हो जाए तो बहुत सी चीज़ों से हम बच भी सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड रज़ा मोहम्मद साहब हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।